हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे साम्य अवस्था चैप्टर में। तो पिछली क्लास में कल हम लोगों ने देखा था ली सातेलिए का सिद्धांत। तो साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में ली सातेलिए के सिद्धांत में बताया गया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो ली सातेलिए का सिद्धांत था उसके अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन ऑफ ली सातेलिए प्रिंसिपल। तो जो ली सातेलिए ने सिद्धांत दिया था उसको साम्य अवस्था के लिए बताया था। तो जो साम्य अवस्था है वह दो प्रकार से हो सकती है, भौतिक साम्य अवस्था और रासायनिक साम्य अवस्था। तो जो ली सातेलिए का सिद्धांत है वह भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के साम्य अवस्था के लिए उपयोगी होता है और इसको जो है इसके कुछ उपयोगों को यहाँ पे बताया गया है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि में इसका उपयोग होता है। तो जो हैबर विधि है उसके द्वारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं कि किस अनुपात में वो संयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे N2 गैस और H2 भी गैस के रूप में है। तो नाइट्रोजन का एक यहाँ पे अणु लिया गया है और जो हाइड्रोजन का 3 अणु लिए हैं। ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो अमोनिया का 2 अणु यहाँ पे बनता है। तो इसको आयतन के रूप में देखेंगे तो एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन आपस में मिल करके 2 आयतन अमोनिया गैस का निर्माण यहाँ पे करते हैं। और ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी को जानने के लिए क्या करेंगे, डेल एच का मान देखते हैं। तो इस अभिक्रिया में डेल एच का मान जो है -93.6 किलो जूल मिल रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर डेल एच का मान ऋणात्मक में आया है, माने कि यह जो क्रिया है क्या है, ऊष्माक्षेपी क्रिया हो रही है। क्योंकि इसमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है तो आंतरिक एंथैल्पी का परिवर्तन जो है उसका मान ऋणात्मक हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऊष्माक्षेपी प्रकार की यह अभिक्रिया हो रही है। तो इसके लिए जो ली सातेलिए का सिद्धांत था उसके अनुसार जब इस अभिक्रिया को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक का मान निकालेंगे। तो Kc है साम्य अवस्था स्थिरांक, बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट की सांद्रता तो NH3 की सांद्रता और 2 है तो घात 2 हुआ। अब लिखेंगे नीचे में रिएक्टेंट की सांद्रता और 2 है तो दोनों का गुणनफल। तो नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन के लिए H2 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट मोलर सांद्रता के लिए है और यहाँ पे 3 है तो H2 के घात में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये हो गया साम्य स्थिरांक। तो अब देखते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या करेंगे। सबसे पहले सांद्रण में परिवर्तन हम लोग करेंगे। तो सांद्रण में जब वृद्धि करते हैं माने कि बढ़ाते हैं, किसका सांद्रण बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का सांद्रण यहाँ पे बढ़ा देंगे तो जो अभिक्रिया है वह आगे की ओर विस्थापित होने लगेगी। इसका मात्रा बढ़ेगा तो इधर अभिक्रिया आगे बढ़ते जाएगी और इधर से इधर उसका मान आगे बढ़ता जाएगा। तो जो Kc का मान है यहाँ पे, यह जो Kc का मान है उसका मान स्थिर बने रहने के लिए क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में एक का सांद्रण हम लोग एक का सांद्रण बढ़ाएंगे या फिर दोनों का सांद्रण बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अमोनिया का निर्माण भी ज्यादा होगा। देखो इसका सांद्रण बढ़ा रहे हैं तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम होगा तो साम्य अवस्था गड़बड़ाएगा। इसलिए इसका सांद्रण या फिर दोनों का सांद्रण बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया आगे की ओर होती है और इसका मात्रा भी बढ़ते जाता है। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ते जाएगा, फिर एक स्थिति में फिर यहाँ पे साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो सांद्रण बढ़ाएंगे तो अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा क्योंकि इन दोनों का सांद्रण बढ़ा रहे हैं। ये पहला सांद्रण में परिवर्तन है जो ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार है। दूसरा देखेंगे कि इस अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनकी संख्या कितना है, 4 है।
यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, माने 4 अभिकारक हैं और प्रोडक्ट की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे अभिकारकों का जो दाब है वह क्रियाफल की तुलना में अधिक है, यह जानकारी इससे मिलती है। इनका जो प्रेशर है 4 का प्रेशर ज्यादा होगा और इसका जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये पता चला। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगर हम लोग दाब में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? साम्य अवस्था जो है आगे की ओर शिफ्ट होगी और इसमें अग्र अभिक्रिया की तरफ जाने पर दाब जो है कम होता है। तो दाब का उच्च मान अमोनिया के अधिक उत्पादन हेतु अनुकूल होगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसका दाब बढ़ाते हैं तो ये क्रिया करके फिर से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा दाब हम लोग लगाएंगे तो अमोनिया का उत्पादन ज्यादा होगा, ये इससे पता चलता है। क्योंकि जो है दाब में बढ़ाएंगे तो अग्र अभिक्रिया की तरफ दाब अग्र अभिक्रिया होगा और अभिकारक का दाब कम होगा और इसका दाब बढ़ते जाएगा, फिर दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा दाब लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब अमोनिया के निर्माण में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे? ताप को अगर बढ़ाएंगे तो विपरीत दिशा में अभिक्रिया हो जाएगी, तो ताप का मान यहाँ पे कम होना चाहिए। कल पढ़ लिए हैं कि ऊष्माक्षेपी के लिए ताप का मान हमेशा कम होता है। तो अमोनिया के निर्माण के लिए ताप का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे हैबर विधि में कम होना चाहिए। अब दूसरा देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में भी ली-सातलिए के नियम का उपयोग होता है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे संपर्क विधि। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण होता है उसमें यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में हम लोग प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस को लेते हैं। माने जो एस्बेस्टस लेंगे उसको प्लेटिनम की परत उस पर चढ़ा रहता है, वैसे एस्बेस्टस का यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस मिल करके यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं और यही आगे चल करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे SO2 का 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन है और SO3 का 2 आयतन लिया गया है। तो इसके लिए जब हम लोग ली-सातलिए सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो क्या होगा? पहले क्या देखते हैं? सांद्रण। तो इन दोनों का सांद्रण बढ़ाएंगे तो SO3 का उत्पादन ज्यादा होगा, माने कि सांद्रण इसका ज्यादा होना चाहिए SO2 और O2 का। दूसरा देखेंगे कि दाब। दाब में क्या होगा? यहाँ पे 2 और 1 3, इधर 3 ठो है, 3 आयतन है और इधर 2 आयतन है। तो इधर जब दाब को बढ़ाएंगे तो अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे दाब का मान भी उच्च होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या देखते हैं? ताप। तो ताप को किसके आधार पर देखेंगे? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के आधार पे। तो यहाँ पे डेल एच का मान ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी क्रिया हो रहा है। तो ऊष्माक्षेपी के लिए ताप का मान हमेशा कम होना चाहिए, तभी अधिक मात्रा में प्रोडक्ट बनता है, नहीं तो उल्टी अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया के लिए जो ताप का मान है उसको कम होना चाहिए, माने कि निम्न ताप इसके लिए जरूरी है। यह तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे हम लोग। यह दोनों क्या था? रासायनिक अभिक्रिया था। तो इसमें जो साम्य स्थापित हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक साम्य। अब देखते हैं कि जो भौतिक अवस्था है उसमें साम्य स्थापित होता है, उसके लिए ली-सातलिए सिद्धांत का अनुप्रयोग। तो ली-सातलिए सिद्धांत में सबसे पहले भौतिक अवस्था के लिए दिया गया है कि जो बर्फ रहेगा उसको जल में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ ठोस है और जल क्या है? द्रव है। तो ठोस द्रव साम्य वहां पर स्थापित होगा।
या फिर उसको क्या बोलेंगे, बर्फ जल साम्य भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो डेल एच का मान है उसका मान धनात्मक में आता है, 6 किलो जूल पर मोल इसके लिए होता है। तो बर्फ का जो जल में परिवर्तन है उसके लिए क्या हो जाएगा, डेल एच का मान +6 किलो जूल पर मोल होता है। तो यहाँ पे धनात्मक में मान है तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है इसलिए क्या होगा, यहाँ पे उच्च ताप की आवश्यकता होगी। माने कि ताप में वृद्धि करेंगे तो बर्फ पिघलते जाएगा और पानी का निर्माण होता जाएगा। तो यहाँ पे अधिक ताप की आवश्यकता होती है जिससे क्या हो जाएगा, अग्र अभिक्रिया होगी। दूसरा देखते हैं, ये तो ताप हो गया। अगर हम लोग दाब में वृद्धि करते हैं, माने प्रेशर बढ़ाएंगे वहां पे, तो साम्य अवस्था उस दिशा की ओर विस्थापित होगी जिधर का जो आयतन है कम रहेगा। आयतन जिधर कम रहेगा उस ओर अभिक्रिया विस्थापित होगी और बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, बर्फ के आयतन में कमी होती जाएगी। तो दाब में जब वृद्धि करेंगे तो अधिक बर्फ पिघल करके जल में परिवर्तित हो जाएगा। बर्फ लेंगे, उसके ऊपर प्रेशर में वृद्धि करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में बर्फ पिघल करके पानी का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर का मान भी ज़्यादा होना चाहिए और जो टेम्परेचर है उसका मान भी ज़्यादा होना चाहिए। ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं कि जो जल है उसको वाष्प में बदलेंगे। माने कि जल वाष्प साम्य, जल है उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। तो जल और वाष्प का साम्य, तो जल द्रव अवस्था में है और जो वाष्प है वो गैस अवस्था में है। तो इस साम्य को क्या बोलेंगे, द्रव गैस साम्य भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो डेल एच का मान होता है ये क्या हो जाएगा, +40.6 +40.6 किलो जूल पर मोल होता है। माने कि 40.6 किलो जूल होगा। तो 40 जो है धनात्मक में है, तो धनात्मक में है इसका मतलब क्या है, यह अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो अधिक ताप की आवश्यकता होगी जिससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में जो पानी है वो वाष्प का निर्माण करेगा। तो ताप में जैसे जैसे हम लोग वृद्धि करेंगे तो पानी वाष्प बनता जाएगा उबल उबल कर। तो अभिक्रिया जो है अग्र दिशा की ओर होगी। तो ताप बढ़ाने पे यहाँ पे ज्यादा मात्रा में वाष्प का निर्माण होगा। दूसरा देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर में अगर हम लोग वृद्धि करेंगे तो आयतन किधर शिफ्ट होगा, अभिक्रिया उस दिशा की ओर शिफ्ट होगी जिधर आयतन में कमी हो रहा है। तो जल को गर्म करके वाष्प बना रहे हैं तो जल के आयतन में क्या हो रहा है, कमी हो रही है यहाँ पे। तो दाब को बढ़ाएंगे तो जल जो है, जल वाष्प अधिक मात्रा में संघनित होगी और साम्य अवस्था विपरीत दिशा में या फिर उल्टी दिशा में विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे कम दाब की आवश्यकता होगी क्योंकि ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उल्टी दिशा में अभिक्रिया होने लगेगी। तो इसके लिए जो प्रेशर है उसका मान कम होना चाहिए, नहीं तो उल्टी दिशा में अभिक्रिया होती है। तो इसके लिए जो अधिक वाष्पीकरण के लिए ताप का मान अधिक होना चाहिए और दाब का मान कम होना चाहिए, तभी जल से क्या होगा, वाष्प का निर्माण ज्यादा मात्रा में होगा। तीसरा देखेंगे तो ठोस का विलय होना। अगर कोई विलयन लिए हैं हम लोग, उसमें क्या करेंगे, ठोस पदार्थों को मिलाएंगे। जैसे पानी ले लिए, उसमें नमक को मिलाएंगे तो नमक का क्या बन जाएगा, विलयन बनेगा। यहाँ पे जो H2 लिक्विड था ये H2O गैस में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पे जो साम्य स्थापित होगा उसको द्रव गैस साम्य बोलेंगे। इसके लिए +40.6 किलो जूल पर मोल क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान है। इसके बाद अगला देखते हैं
तो ठोस को किसी पानी में या द्रव में घोलेंगे तो क्या होगा, वहां पे विलयन बनेगा। जैसे कि NaCl ठोस के रूप में है, ये क्या है, नमक है, और एक्वा माने कि पानी, पानी में घोले नमक को, तो यहाँ पे NaCl का माने नमक का जलीय विलयन बनता है। इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वह 5 किलो जूल पर मोल मिलता है। माने 1 मोल नमक को घोलने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वह +5 किलो जूल होगा। तो यहाँ पे जो पता चल रहा है कि ऊष्माक्षेपी, यहाँ पे बुक में इसको प्लस में दिया है और इसको बोल रहा है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो ये अगर ऋणात्मक में होगा, ये गलत हो गया है, बुक में प्लस आ गया है, यहाँ पे माइनस कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, ठोस का जो है किसी जल में घुलना या विलीन होना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम रहता है, इसको सुधारना है। तो ये माइनस है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम रहता है, इसलिए जब घोलेंगे उसको तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, उत्सर्जित होगी, और ताप बढ़ाने पर जो ठोस पदार्थ की विलयता का मान कम होगा। यहाँ पे ताप को कम करने की जरूरत है क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी है, और ताप को बढ़ाएंगे तो घुलने की जो शक्ति है वह, घुलने का दर वह कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कम ताप की आवश्यकता इसको होगी। और यहाँ पे जो ठोस का विलयन जब बनाते हैं तो वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, और ऊष्मा क्या हो जाती है, यहाँ पे अगर किसी ठोस को क्या करेंगे, पिघलाएंगे, तो वह क्या रहता है, ऊष्माशोषी प्रक्रम रहेगा। लेकिन ठोस को द्रव में घोलेंगे तो वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। तो ठोस जो है उसको हम लोग पिघलाते हैं तो वह ऊष्माशोषी प्रक्रम रहता है, माने कि ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो ताप को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जब ठोस पिघलता है द्रव में तो क्या होगा, ताप को बढ़ाएंगे तो उसके पिघलने की शक्ति जो है बढ़ती जाएगी और अग्र दिशा में अभिक्रिया हो जाएगा, माने कि जो ठोस पदार्थ की विलयता का मान है वह बढ़ जाता है। अब चौथा देखेंगे, गैस की द्रव में विलयता। जो गैस रहेगा उसको किस में घोलेंगे, द्रव में घोलेंगे। तो उसके लिए जो ली-सातलिए का सिद्धांत है उसको देखते हैं। तो किसी द्रव को जब क्या करते हैं, हम लोग द्रव में गैस को घोलते हैं तो आयतन में क्या हो जाएगी, कमी होती है, और जो ऊष्माक्षेपी प्रकार की रिएक्शन यहाँ पे पाया जाता है। तो आयतन में कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा अगर हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो वह जल्दी जल्दी गैस जो है द्रव में घुलेगा। तो प्रेशर का मान यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, और दाब में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं उसके घुलने की जो दर है, माने कि विलयता का मान है, वह बढ़ता हुआ जाएगा। गैस को जब जल में हम लोग घोलते हैं तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे तापक्रम का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जैसे जैसे ताप में अगर हम लोग वृद्धि करेंगे तो उल्टी दिशा में प्रतिप अभिक्रिया होने लगती है। इसलिए यहाँ पे ताप का जो मान है उसको कम होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो दैनिक जीवन में, यह तो हो गया दोनों प्रकार, यहाँ पे भौतिक साम्य कंप्लीट होता है। तो भौतिक और रासायनिक साम्य में ली-सातलिए का नियम यहाँ पे पूरा हुआ। अब देखते हैं कि जो दैनिक जीवन में साम्य अवस्था कहाँ कहाँ पे स्थापित होता है और उसके दैनिक जीवन में उदाहरण। तो पहले देखेंगे कि अगर कपड़ा हम लोग सुखाते हैं धूप में, तो रस्सी बांध के उस पर कपड़े को डालेंगे तो कपड़ा क्या होता है, ऐसे ऐसे हवा से हिलता रहता है, और जो कपड़ा हिलता रहता है वो जल्दी सूख जाता है, और जो नहीं हिलता है थोड़ा देर से सूखता है। तो कपड़ा अगर हिलते रहते हैं तो जल्दी से क्यों सूखता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो कपड़ा का जल और जल के ऊपर जो जल वाष्प है, कपड़ा के अंदर जल रहेगा और सूखेगा तो क्या होगा, कपड़ा का जल वाष्पित होकर के गैस बन के उड़ते जाएगा। तो कपड़ा में जो जल है और वो सूखने के बाद जो जल वाष्प बन के उड़ रहा है, दोनों के बीच में वहां पे क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। और जो कपड़ा को हिलाने पर कपड़े का जो जल है वह हटते जाता है, हिलता है कपड़ा। तो इसीलिए जो पानी हटेगा कपड़ा से तो वहां पे पानी की कमी होगी, उसको पूरा करने के लिए जो है कपड़े में पुनः जल बाहर आकर कमी को पूरा करता है। कपड़े के अंदर में जल है, हिलेगा तो बाहर का जल निकलते जाएगा उड़ उड़ करके, तो अंदर का जल फिर से बाहर आएगा और फिर से बाहर निकलेगा। तो वही प्रक्रिया, अंदर से जल बाहर आता है, फिर उड़ करके बाहर हवा बन जाता है, फिर अंदर का पानी बाहर आएगा, फिर बाहर से उड़ करके हवा बनेगा। तो यही प्रक्रम चलते रहता है, जिसके कारण जो कपड़ा है जल्दी सूख जाता है। अगला देखेंगे मिठाई में दांतों का खराब होना। ज्यादा मिठाई खाने से दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दांत के ऊपर व्हाइट कलर का रहता है, दांत सफेद रंग का। तो जो दांत के ऊपर इनेमेल नाम की एक परत रहती है, इसको बायो में पढ़ोगे आप लोग, दांत की संरचना। तो दांत के ऊपर व्हाइट कलर का इनेमेल की परत पाई जाती है, और जो इनेमेल है उसका सूत्र क्या होता है, CF5PO4 ट्राइस OH। ये जो दांत के ऊपर व्हाइट कलर की परत पाया जाता है इनेमेल, उसी का सूत्र है। ये क्या होता है, ये एक मिनरल है, माने कि लवण है। इसका डीमिनरलाइजेशन माने कि ये टूटता है जब, डीमिनरलाइजेशन जब इसका होता है तो ये Ca2+ आयन देता है और PO4 3- आयन देगा और OH- आयन देता है। अब ये टूट गया, अब फिर से ये टूटने के बाद ये फिर से आपस में जुड़ करके इसका निर्माण करता है, तो उसको बोलेंगे रीमिनरलाइजेशन। री माने कि पुनः जुड़ करके इसका निर्माण करेगा, तो ये कहलाएगा रीमिनरलाइजेशन। और टूटेगा वो क्या कहलाएगा, डीमिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर टूट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम का बना रहता है इनेमेल। ये जो इनेमेल है और ये क्या रहता है, अविलेय परत रहता है। जब यह एक साम्य के रूप में उपस्थित रहता है, हमारे दांत में एक साम्य के रूप में स्थिर रहता है। जैसे जैसे अग्र अभिक्रिया में विलयित होने की प्रक्रिया, जब मिठाई खाते हैं तो इसमें जो साम्य है वो क्या हो जाएगा, साम्य का मान परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पे अग्र अभिक्रिया में जो है डीमिनरलाइजेशन यहाँ पे होगा, और ये जो इनेमेल की परत है इस प्रकार से टूट जाती है। और जो प्रदीप अभिक्रिया में यहाँ पे रीमिनरलाइजेशन यहाँ पे हो करके फिर से इनेमेल बन जाता है। तो मिठाई खाने के बाद जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं तो दांत के ऊपर जो शक्कर रहेगा, मिठाई में शुगर रहता है शक्कर, तो शक्कर जो है वह H+ आयन उत्पन्न करता है। किण्वित होकर के माने कि टूट करके क्या बनाएगा, H+ आयन उत्पन्न करेगा, और इनेमेल में क्या रहता है, OH- आयन रहता है। तो जो मिठाई का H+ आयन है और इनेमेल का OH- आयन है, इनके बीच जो है साम्य अवस्था, दोनों में 2 आयन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जो अभिक्रिया का साम्य है वह अग्र अभिक्रिया में विस्थापित हो जाएगा और अग्र अभिक्रिया वहां पर होने लगती है, जिसके कारण अग्र अभिक्रिया होगा तो जो इनेमेल है वह टूट टूट करके आयन बनाते जाएगा। इसलिए दांत जो है टूट टूट करके खराब होते जाते हैं। ये हो गया। तीसरा देखेंगे कि आंध्र दिनों में पसीना अधिक आता है। अगर हम लोग देखेंगे कि जो पसीना ज्यादा निकलता है किसमें, गर्मी के दिनों में, तो उसमें वायुमंडल में जो है
जल पर्याप्त रहता है तथा वातावरण के जल और त्वचा के जल के बीच साम्य रहता है। आर्द्र दिनों में कहने का मतलब है कि अभी ठंडी के दिन में देखेंगे तो वायुमंडल आर्द्र दिन यहाँ पे दिया है, माने कि ठंडी के दिनों में जहाँ पे वायुमंडल में जल की मात्रा पाई जाएगी उस दिन में क्या होता है, वायुमंडल में जल जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे कोहरा बरसता है उस टाइप से वायुमंडल में जल रहेगा, तो वायुमंडल में जो जल है और हमारे शरीर के अंदर जो त्वचा में स्किन में जो जल पाया जाता है उसके बीच क्या रहता है, एक प्रकार का साम्य बना रहता है। क्योंकि वातावरण में जो जल है वह अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए क्या होगा, साम्य अवस्था आगे की ओर विस्थापित होगा। और वातावरण में ज़्यादा जल है तो वातावरण रिएक्टेंट का काम करेगा और हमारे त्वचा में जो जल है वह प्रोडक्ट के रूप में ले रहे हैं, तो आगे की ओर अभिक्रिया होती है। इसमें का जो ज़्यादा जल है वह अग्र दिशा में अभिक्रिया करेगा, तो उसकी अग्र दिशा को क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए, उधर से इधर पानी अग्र दिशा में हो रहा है तो उसको संतुलित करने के लिए हमारे शरीर का भी जो जल है वह प्रतिप अभिक्रिया करता है, जिसके कारण साम्य स्थापित वहाँ पे होता है और हमारे शरीर से जो पानी है वो पसीना के रूप में निकलने लगता है। अब अगला देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारे ऊतकों तक पहुंचना। जो रक्त ऑक्सीजन जो रहता है, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन गैस है वह हमारे शरीर में कोशिका है और कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। तो ऊतक तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में यहाँ पे साम्य अवस्था को बताया गया है। तो जो लाल रक्त कणिका रहती है या रेड ब्लड सेल जो रहते हैं आरबीसी, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यह कहाँ पे ले जाएगा, हमारे ऊतक तक ले करके ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन है इसके बीच क्या हो जाता है, साम्य स्थापित रहता है। तो ऊतक में जो ऑक्सीजन है उसका दाब क्या रहेगा, कम रहता है। माने कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सांद्रण जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, फिर से टूट जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, तो शरीर के अंदर पहुंच गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से टूटा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन छूट जाता है और जो हीमोग्लोबिन है वह रक्त वापस जो है फेफड़ों में पहुंच जाएगा और हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है ऊतक में और फिर से ब्लड में हीमोग्लोबिन बहते हुए फेफड़े में पहुंच जाता है और फिर से वहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन हम लोग जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन से मिलके फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ऊतक में पहुंचा के ऑक्सीजन को फिर छोड़ देगा और फिर हीमोग्लोबिन फेफड़े में आ जाएगा ब्लड के द्वारा। इस प्रकार से प्रोसेस वहाँ पे चलती रहती है और इसी के द्वारा जो ऑक्सीजन है, हमारे सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं वहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, हमारे शरीर के ऊतकों तक पहुँचता है। अब देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बाहर निकलना। तो जो ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से इसी के द्वारा बाहर निकलता है, साम्य अवस्था के द्वारा। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो ये है Hb हीमोग्लोबिन प्लस O2, ये ऑक्सीजन है तो ये क्या बनाएगा, HbO2, ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन रहता है यह सॉलिड रूप में रहता है, ये गैस है और ये भी सॉलिड रूप में रहेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो जो H2O प्लस CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये
दोनों मिल करके H2CO3 बनाते हैं। यहाँ का H2CO और 2 और एक 3, तो H2CO3 यहाँ पे बन गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अब घटित होकर के क्या बनाता है, H प्लस आयन H प्लस प्लस HCO3 माइनस आयन बनाता है। तो ये जो है H प्लस आयन ये जलीय विलयन में रहेगा एक्वा, और ये भी जलीय विलयन में रहता है। तो यहाँ पे जो ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रहेगा, सांस में ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊतक में भरा है पहले और सांस के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो जो ऊतक है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके फेफड़े तक कौन लाता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऊतक में रहता है, उसको ब्लड के द्वारा या रक्त के द्वारा हटाया जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रहता है वह हमारे ब्लड में वाटर भी है, तो ब्लड के जो H2O है उसके साथ फेफड़े जो ऊतक का कार्बन डाइऑक्साइड है ये मिल करके H2CO3 बनाएगा और ये H प्लस और HCO3 माइनस आयन में फिर से टूटेगा। तो जो रक्त है वो क्या हो जाएगा, CO2 को ले लेगा खुद और फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े में पहुंचने के बाद जो है वहाँ पे रक्त से माने ब्लड से CO2 फिर से बाहर निकल जाता है और फेफड़े में जो प्रेशर पड़ता है उसके द्वारा CO2 फिर से नाक के द्वारा हमारे गैस श्वसन की क्रिया से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ब्लड के द्वारा ऊतकों में और फेफड़ों में होता है। यहाँ पे साम्य अवस्था अध्याय कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगली क्लास में जो साम्य अवस्था का अगला चैप्टर है आयनिक साम्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी के लिए बस यहीं तक। अगली क्लास में देखेंगे 7.2 आयनिक साम्य अवस्था।